नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है और इन राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, क्योंकि इन राज्यों को आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहां पर सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। तो इन राज्यों पर किसका पलड़ा भारी है और किन किन सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, इन राज्यों को लेकर बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को यहां पर चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे। तो इन राज्यों को लेकर क्या आंकड़ा बन रहा है, उत्तर प्रदेश में किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में यहाँ जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर उपचुनाव के लिए जिन सीटों पर चुनाव है यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। तो इन राज्यों को लेकर कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, किस सीट पर किसकी जीत हो सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। लेकिन बात करते कि आखिर इन सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। देखिए, अगर बात की जाए तो झारखंड में डुमरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। जगन्नाथ महतो जेएमएम विधायक के निधन के चलते सीट खाली है, जबकि केरल से पुदुपल्ली यहाँ पर उमान चंडी कांग्रेस विधायक के निधन के चलते सीट खाली हुई है। त्रिपुरा से बॉक्सर नगर से शमसुल हक या सीपीएम विधायक निधन के चलते सीट खाली हुई है। पश्चिम बंगाल से धूपगुड़ी यहाँ पर विष्णु पांडे बीजेपी विधायक के निधन के चलते सीट खाली हुई है, जबकि उत्तराखंड से बागेश्वर सीट पर भी उपचुनाव है। चंदन रामदास बीजेपी विधायक निधन के चलते सीट खाली हुई है, जबकि त्रिपुरा से धनपुर प्रतिमा भौमिक बीजेपी का इस्तीफा हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश से घोषी दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का इस्तीफा हुआ है। और बेहद मुकाबला कड़ा या उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब इस्तीफे के बाद बीजेपी की तरफ से यहाँ पर जो है दारा सिंह चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो कहा किसका पलड़ा भारी है, इन राज्यों के नतीजे यहाँ पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के यहाँ सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं झारखंड की डुमरी विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं और जिस कहा से अब नया गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया दिया गया है। तो इस बार मुकाबला झारखंड में एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। तो ऐसे में जो गठबंधन के तौर पर उम्मीदवार उतरे हैं वो काफी चौंकाने वाले रहे हैं। यहाँ पर एनडीए ने यहाँ पर यशोदा देवी प्रत्याशी को एनडीए ने उतारा है, आसू पार्टी से यहाँ चुनावी मैदान में है। जबकि अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन से बेबी देवी प्रत्याशी जेएमएम उम्मीदवार रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर सीधी तौर पर एनडीए वर्सेस इंडिया की टक्कर यहाँ पर झारखंड में देखने को मिल रही है। लेकिन किसका पलड़ा भारी है, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है यहाँ पर जेएमएम आसू पार्टी, लेकिन यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन हो चुका है। झारखंड में 2019 में सीट पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी और इस बार माना जा रहा है कि जो आंकड़ा है 2019 में बीजेपी को यहाँ पर 18% वोट शेयर मिला था, जबकि 2019 में आसू पार्टी को करीब 19% और जेएमएम को करीब 37% यहाँ पर जो है वोट शेयर मिला था। और इस हिसाब से माना जा रहा है कि जेएमएम का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की घोषी विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, क्योंकि इस बार जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर दल बदल हो चुके हैं। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि इस्तीफे के बाद ये सीट खाली है और ऐसे में अपने अपने जीत के दावे सामने आ रहे हैं। तो इस बार अगर बात की जाए तो आंकड़ा बेहद ही चौंकाने वाला उत्तर प्रदेश में मतदान नजर आ रहा है। देखिए, आंकड़े में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी से यहाँ पर सुधाकर सिंह को यहाँ चुनावी मैदान में जो है समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है और बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को ही उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इस्तीफे के बाद अब वो बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी ने उन्हीं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। देखिए, 2022 में विधानसभा चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान जीते थे, लेकिन इस्तीफे के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, जबकि उनको 1,08,430 वोट मिले थे और बीजेपी को यहाँ पर करीब 86,214 वोट मिले थे। यानी वोट शेयर के मामले में यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी काफी आगे दिखी थी। लेकिन 2019 में उपचुनाव हुआ था और इस उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, 68,371 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय से सुधाकर सिंह ने 66,558 वोट हासिल किए थे और इन्हीं सुधाकर सिंह को अब समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी हो सकता है जो अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो घोषी विधानसभा सीट पर 2 अन्य पार्टियों का समर्थन समाजवादी पार्टी को भी मिला है। ऐसे में इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिपुरा को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है। त्रिपुरा से बॉक्सर नगर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर टक्कर या सीपीएम और बीजेपी के बीच ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर सीपीएम को कांग्रेस का समर्थन मिला है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर
मिजान हुसैन को यहाँ जो है सीपीएम ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बीजेपी ने यहाँ पर जो है तफसील हुसैन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी सीधे तौर पर टक्कर सीपीएम और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है, क्योंकि गठबंधन के तौर पर यहाँ उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन बात की जाए तो 2023 में भी सीपीएम ने सीट पर जो है जीत हासिल की थी और 2018 में भी सीपीएम ने ही यहाँ पर जीत हासिल की थी। काफी समय से सीपीएम का कब्जा सीट पर रहा है। वोट शेयर के मामले भी काफी आगे दिखे हैं। करीब यहाँ पर 2018 में करीब 57% वोट शेयर रहा था और 2023 में यहाँ पर 50% वोट शेयर मिला था। और इस बार माना जा रहा है कि सीट पर सीपीएम को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आंकड़ा बन सकता है। जबकि त्रिपुरा को लेकर यहाँ पर जो सीट है वो धनपुर सीट पर भी उपचुनाव होना है और इस सीट पर अगर बात की जाए तो जिस कार का आंकड़ा बन रहा है, जिस कार से उम्मीदवार यहाँ चुनावी मैदान में उतरे हैं, यहाँ पर भी गठबंधन के तौर पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी ने यहाँ पर बिंदु देवनाथ को चुनावी मैदान में उतारा है, तो सीपीएम ने यहाँ पर कौशिक, यहाँ पर चंदा को चुनावी मैदान में उतारा है। और ऐसे में गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में उम्मीदवार है, लेकिन आंकड़ा किसके पक्ष में जा सकता है। 2018 में इस सीट पर भी सीपीएम ने जीत हासिल की थी, करीब 54% वोट शेयर रहा था। लेकिन 2023 में बीजेपी ने यहाँ पर करीब 42% वोट शेयर के साथ यहाँ पर सीट पर कब्जा जमाया था। और इस हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। प्रतिमा भौमिक यहाँ पर इस्तीफे के चलते सीट खाली है और ऐसे में यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन कड़ी टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की बागेश्वर सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और चंदन रामदास बीजेपी निधन के चलते सीट खाली और यहाँ पर सीधे तौर पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर पृथ्वी दास को यह चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है, जबकि यहाँ पर वसंत कुमार को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन पुराने आंकड़ों की बात की जाए तो इस सीट पर बीजेपी लगातार कई समय से जीतती रही है और इस हिसाब से बीजेपी का पलड़ा इस सीट पर भारी हो सकता है, जो अनुमान यहाँ पर बागेश्वर सीट पर लगाया जा रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट की भी बात की जाए तो विष्णु पांडे बीजेपी के निधन के चलते सीट खाली है, लेकिन 2016 में इस सीट पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी और करीब 43% वोट शेयर रहा था। जबकि 2021 में यहाँ बदलाव देखने को मिला और विष्णु पांडे रॉय को यहाँ पर बीजेपी ने, जबकि 2021 चुनाव में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, करीब इनको करीब 43% वोट शेयर मिला था और टीएमसी को मित्तल रॉय को करीब 43% वोट शेयर मिला था। यानी हार जीत के बीच ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला था और यही वजह है कि इस बार सीधे तौर पर सीपीएम और बीजेपी टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है एक बार फिर से बीजेपी को जीत मिल सकती है। जबकि केरल की बात की जाए तो केरल की एक सीट पर भी उपचुनाव होना है, पुतुपल्ली सीट पर, और कांग्रेस विधायक निधन के चलते सीट खाली है और कांग्रेस कई समय से सीट पर जीतती आ रही है। 2016 की बात की जाए तो यहाँ पर 53% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में रहे थे और यहाँ पर उमान चंडी ही यहाँ पर जो है एक बड़ी जीत उनके पक्ष में रही थी। जबकि 2021 विधानसभा चुनाव में भी उमान चंडी ही यहाँ पर 63,372 वोट मिले थे, करीब 48% वोट शेयर उनके पक्ष में रहा था। इस बार कांग्रेस विधायक निधन के चलते सीट खाली है और कांग्रेस ने चंडी ओमान को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सीपीएम और बीजेपी आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन माना जा रही है कि कांग्रेस को इस सीट पर जबरदस्त फायदा मिल सकता है। तो इस तरह से अगर बात की जाए 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर कई राज्यों पर जो है कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे जो है 8 सितंबर को सामने आएंगे। लेकिन माना जा रहा है कि इन राज्यों के जो नतीजे हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सीट पर बीजेपी ने कई बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतारे हैं और इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी को यहाँ पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर सीधे तौर पर टीएमसी बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की डुमरी सीट पर जेएमएम की जीत हो सकती है। केरल की पुदुपल्ली सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। त्रिपुरा की बक्सर नगर पर सीपीएम के पक्ष में जा सकती है, जबकि धनपुर सीट पर बीजेपी को जीत की संभावना हो सकती है। जो यहाँ पर उपचुनाव को लेकर 7 यहाँ पर सीट और 6 राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ पर जो है चुनाव होना है 5 सितंबर को जनता तय कर देगी इन सीटों पर किसका कब्जा होगा और 8 सितंबर को इन जो 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें इनके नतीजे सामने आ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। इन राज्यों के उपचुनाव पर किसका पलड़ा भारी होगा, कहां किसको जीत मिल सकती है और कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।